Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं अनुसंधान यानी रिसर्च की दुनिया में, खास तौर पर उन तरीकों और उपकरणों पर जिनसे जानकारी या डेटा इकट्ठा किया जाता है। ये किसी भी फील्ड के लिए ज़रूरी है, चाहे वो नई दवा बनाना हो, बाजार को समझना हो या समाज की किसी समस्या का हल निकालना हो। हम देखेंगे कि शोधकर्ता कैसे सबूत जुटाते हैं। तो सबसे पहले दो तरह के डेटा की बात करते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा। ये वो ताज़ा जानकारी है जो शोधकर्ता अपने खास प्रोजेक्ट के लिए पहली बार खुद इकट्ठा करते हैं, जैसे लोगों से सीधे सवाल पूछकर या कोई प्रयोग करके। दूसरा है सेकेंडरी डेटा। ये वो जानकारी है जो पहले से कहीं मौजूद है, जैसे सरकारी रिपोर्ट, पुरानी रिसर्च स्टडीज़ या वेबसाइट्स पर उपलब्ध आंकड़े। प्राइमरी डेटा एकदम मुद्दे का होता है, लेकिन उसे जुटाने में थोड़ी मेहनत, पैसा और वक्त लगता है। हाँ, बिल्कुल। सेकेंडरी डेटा आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी पड़ता है, पर ज़रूरी नहीं कि वो हमारे हर सवाल का ठीक-ठीक जवाब दे पाए। और यहीं पे ये समझना कि डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हैं या उसके आधार पर कोई फैसला लेते हैं, तो डेटा का स्रोत जानना उसकी विश्वसनीयता परखने का पहला कदम है। क्या जानकारी सीधे मुद्दे के लिए जुटाई गई थी या वो किसी और मकसद से इकट्ठी की गई थी जिसे अब इस्तेमाल किया जा रहा है? ये उसकी प्रासंगिकता और गुणवत्ता को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। तो चलिए पहले बात करते हैं मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च की। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका लेना देना है मात्राओं से, यानी संख्याओं और आंकड़ों से। यहाँ हम चीज़ों को गिनते हैं, मापते हैं और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी क्वांटिटेटिव डेटा जुटाने का सबसे आम तरीका है सर्वे या प्रश्नावली। हाँ, सर्वेस। आजकल तो इसके लिए बढ़िया ऑनलाइन टूल्स हैं, जैसे सर्वे मंकी या गूगल फॉर्म्स। सही है। इनमें सिर्फ सवाल पूछने के अलावा भी काफ़ी कुछ होता है, जैसे सवालों का क्रम बदलना ताकि लोग बोर ना हो, या किसी जवाब के आधार पर अगला सवाल तय करना, जिसे ब्रांचिंग लॉजिक कहते हैं। हाँ, वो फीचर काफी काम का है। इससे सर्वे ज्यादा स्मार्ट और असरदार बन जाते हैं और डेटा भी तुरंत दिखने लगता है। बिल्कुल। एक और तरीका है संरचित इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जहां सबसे बिल्कुल एक जैसे सवाल पूछे जाते हैं ताकि जवाबों की तुलना आसानी से हो सके, कंसिस्टेंसी के लिए। और फिर आता है प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ शोधकर्ता खुद कुछ चीजें, जिन्हें चर या वेरिएबल्स कहते हैं, वो बदलते हैं और देखते हैं कि उसका असर क्या होता है, कारण और प्रभाव समझने के लिए। हाँ, इसका क्लासिक उदाहरण है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स या RCTs, जो खासकर मेडिकल रिसर्च में बहुत इस्तेमाल होते हैं। हाँ, RCTs को तो अक्सर गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ना। बिल्कुल। खासकर जब ये पता लगाना हो कि कोई नई दवा या इलाज वाकई काम करता है या नहीं। इसमें प्रतिभागियों को रैंडम तरीके से अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। किसी को असली दवा मिलती है, किसी को प्लेसीबो, नकली दवा। इससे ये पक्का करने की कोशिश होती है कि नतीजों पर किसी और चीज का असर ना हो, सिर्फ दवा का ही हो। लेकिन ये आसान नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये RCTs करना आसान नहीं होता। इनमें बहुत पैसा लगता है, वक्त लगता है और कई बार नैतिक सवाल भी उठते हैं। अच्छा। साथ ही लैब की जो कंट्रोल्ड दुनिया होती है और असल जिंदगी में फर्क हो सकता है। इसलिए सिर्फ RCTs पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं। और जब ये सारा नंबर्स वाला डेटा आ जाता है, तो उसका विश्लेषण वो कैसे होता है? उसके लिए खास सॉफ्टवेयर होते हैं। आपने शायद SPSS या स्टैटा का नाम सुना होगा। हाँ, सुना है। ये सोशल साइंसेज में काफी चलते हैं। हाँ। ये मेनू आधारित होते हैं, तो इस्तेमाल में थोड़े आसान हैं। दूसरी तरफ R और पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अच्छा, R और पाइथन। हाँ, ये मुफ्त हैं और बहुत ज्यादा लचीली भी।
खासकर जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो या आपको कोई जटिल विश्लेषण करना हो, तो R और पाइथन ज्यादा काम आते हैं। इसमें आपको कोड लिखना पड़ता है, पर ये आपको विश्लेषण पर ज्यादा कंट्रोल देते हैं। समझ गई, ठीक है। तो ये तो हुई नंबर्स की बात, लेकिन कई बार सवाल कितना का नहीं बल्कि क्यों या कैसे का होता है। यहाँ काम आता है गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव रिसर्च। बिल्कुल, क्वालिटेटिव रिसर्च गहराई में उतरता है। ये संख्याओं के बजाय शब्दों, विचारों, अनुभवों और भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। इसका एक मुख्य तरीका है गहन साक्षात्कार या इन डेप्थ इंटरव्यूज। इसमें शोधकर्ता लोगों से लंबी, खुली बातचीत करते हैं ताकि उनके नजरिए को बारीकी से समझ सकें। ये सिर्फ हाँ या ना वाले सवाल नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं, कहानी जानने की कोशिश होती है यहाँ। दूसरा तरीका है फोकस ग्रुप्स। हाँ, फोकस ग्रुप्स। इसमें 6-10 लोगों के छोटे समूह को एक साथ बिठाकर किसी खास विषय पर चर्चा कराई जाती है। अच्छा, ये देखने के लिए बढ़िया है कि लोग आपस में कैसे बातचीत करते हैं, कैसे एक दूसरे के विचारों पर प्रतिक्रिया देते हैं और किसी मुद्दे पर सामूहिक सोच कैसे बनती है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कंपनियां अक्सर फोकस ग्रुप करके लोगों की राय जानती हैं। राइट। और एक तरीका है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। सिर्फ देखना? हाँ, मतलब इसमें शोधकर्ता बस लोगों को उनके सामान्य माहौल में देखते हैं और उनके व्यवहार को नोट करते हैं। जैसे ये समझने के लिए कि लोग किसी स्टोर में कैसे खरीदारी करते हैं, शोधकर्ता वहां कुछ घंटे बिताकर बस देख सकता है। दिलचस्प है। क्वालिटेटिव तरीके हमें वो क्यों बताते हैं जो अक्सर नंबरों के पीछे छिपा होता है। ये हमें संदर्भ देते हैं, कहानी का मानवीय पहलू दिखाते हैं। और इस तरह के टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो डेटा का विश्लेषण करने के लिए भी सॉफ्टवेयर है, जैसे एनवीवो। हाँ बिल्कुल, एनवीवो, मैक्सक्यूडीए जैसे सॉफ्टवेयर मदद करते हैं। सोचिए, आपके पास घंटों की इंटरव्यू रिकॉर्डिंग या बहुत सारे नोट्स हैं, पर सॉफ्टवेयर इसे थोड़ा आसान और व्यवस्थित बना देते हैं। सही है। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव नंबर्स और क्वालिटेटिव समझ तरीके हो गए, लेकिन क्या हो अगर हमें दोनों की जरूरत हो? हाँ, यही वो जगह है जहां मिश्रित पद्धति यानी मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च आती है। जी। ये दोनों तरह के तरीकों को एक ही स्टडी में इस्तेमाल करती है। दोनों को एक साथ? हाँ, इसका मकसद होता है किसी चीज को ज्यादा समग्रता से, ज्यादा गहराई से समझना। ये कैसे काम करता है? कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, सोचिए आप पहले एक बड़ा सर्वे क्वांटिटेटिव करते हैं, ये जानने के लिए कि कितने लोग किसी सरकारी योजना से संतुष्ट हैं। ठीक है। आपको पता चलता है कि मान लीजिए 70% लोग संतुष्ट हैं। लेकिन ये क्यों संतुष्ट हैं और बाकी 30% क्यों नहीं, ये जानने के लिए आप फिर कुछ लोगों के इंटरव्यू क्वालिटेटिव करते हैं। अच्छा, पहले आंकड़े फिर इंटरव्यू। हाँ, इसे एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन कहते हैं। पहले आंकड़े फिर उनकी व्याख्या। अच्छा, तो ये दोनों तरीकों को मिलाकर एक ज्यादा पूरी तस्वीर बनाने जैसा है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन? हाँ, जैसे नेविगेशन में अलग अलग पॉइंट से लोकेशन कंफर्म करते हैं, वैसे ही रिसर्च में अलग अलग तरीकों से मिले नतीजों को मिलाकर हम अपने निष्कर्षों पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, ओके। अगर सर्वे के आंकड़े और इंटरव्यू की बातें एक ही कहानी कह रही हों, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा जैसे जटिल क्षेत्रों में ये बहुत काम आता है। हाँ, जहां समस्याएं बहुआयामी होती हैं। चलिए अब थोड़ा और खास होते हैं और क्लिनिकल रिसर्च यानी चिकित्सा अनुसंधान पर ध्यान देते हैं। यहाँ तो डेटा की सटीकता और मरीजों की सुरक्षा वो सबसे ऊपर होती होगी। हाँ बिल्कुल, क्लिनिकल रिसर्च में नियम थोड़े ज्यादा सख्त होते हैं या कुछ खास टूल्स और तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक बड़ा बदलाव आया है इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर सिस्टम से। ईडीसी? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर। पहले सब कुछ कागजों पर होता था जिसमें गलतियों की गुंजाइश रहती थी। अब ECRFs यानी इलेक्ट्रॉनिक केस रिपोर्ट फॉर्म्स होते हैं, जिन्हें ECRF सिस्टम जैसे रेड कैप में भरा जाता है। रेड कैप एक सॉफ्टवेयर है? हाँ, एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। इससे डेटा ज्यादा साफ सुथरा रहता है, सुरक्षित रहता है और उसका विश्लेषण भी जल्दी हो जाता है। ये तो डेटा कलेक्शन की बात हुई, मरीजों से सीधे जानकारी कैसी ली जाती है? उसके लिए होते हैं पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स, PROs, और अब ज्यादातर EPROs यानी इलेक्ट्रॉनिक PROs। EPROs? हाँ, इसमें मरीज खुद बताते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, उनके लक्षण कैसे हैं या इलाज का उन पर क्या असर हो रहा है। ये अक्सर मोबाइल ऐप या टैबलेट के जरिए होता है। सोचिए, कीमोथेरेपी के बाद मरीज घर बैठे अपने साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुविधाजनक है। हाँ, इससे डॉक्टरों को रियल टाइम जानकारी मिलती है।
और यहाँ मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन का भी बहुत महत्व होगा। बहुत ज्यादा। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जीसीपी जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं जो तय करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल कैसे किए जाने चाहिए ताकि वे नैतिक हों और नतीजे भरोसेमंद हों। साथ ही मरीजों की प्राइवेसी का ध्यान रखना भी सर्वोपरि है। जैसे अमेरिका में हिपा कानून है जो स्वास्थ्य जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करता है। हाँ, प्राइवेसी बहुत जरूरी है। क्लिनिकल रिसर्च में स्टडी डिजाइन भी खास होते हैं। हाँ, क्लिनिकल ट्रायल सबसे आम है जिनके अलग अलग चरण होते हैं, फेज 1 से 4 तक। फेज 1, 2, 3, 4। हाँ, इनमें अक्सर रैंडमाइजेशन होता है, यानी मरीजों को किस्मत के आधार पर अलग अलग ग्रुप, जैसे नई दवा वाला ग्रुप या पुरानी दवा वाला ग्रुप, उसमें डाला जाता है रैंडमली। हाँ, और ब्लाइंडिंग भी होती है जहां मरीज या डॉक्टर या कभी-कभी दोनों को पता नहीं होता कि कौन सा इलाज मिल रहा है। ब्लाइंडिंग क्यों? ये सब इसलिए किया जाता है ताकि नतीजों पर किसी के व्यक्तिगत झुकाव या उम्मीदों का असर न पड़े, मतलब पूर्वाग्रह कम हो। अच्छा, समझ गई। इसके अलावा ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी होती हैं? हाँ, जैसे कोहोर्ट स्टडी। इसमें लोगों के एक समूह, मान लीजिए धूम्रपान करने वाले और न करने वाले, उनको सालों तक फॉलो किया जाता है ये देखने के लिए कि उनमें कोई बीमारी विकसित होती है या नहीं। लंबे समय तक चलने वाली स्टडी। हाँ, या फिर केस कंट्रोल स्टडी जिसमें किसी बीमारी वाले लोगों की तुलना वैसी ही स्वस्थ लोगों से की जाती है ताकि बीमारी के संभावित कारणों का पता लगाया जा सके। और इन सब स्टडीज के लिए सही लोगों को चुनना भी तो जरूरी होगा, मतलब सैंपलिंग। बिल्कुल, आप पूरी आबादी पर तो स्टडी कर नहीं सकते हैं ना। नहीं। तो आप एक छोटा समूह चुनते हैं जिसे सैंपल कहते हैं। ये सैंपल पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व करे, ये बहुत जरूरी है। अगर सही सैंपल न हो तो नतीजे गड़बड़ हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी जान पहचान के लोगों, जिसे कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं, को चुन लेंगे तो नतीजे शायद पूरी आबादी पर लागू ना हो। तो बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका है रैंडम सैंपलिंग, जहां आबादी के हर व्यक्ति के चुने जाने की संभावना बराबर हो। इससे नतीजों के ज्यादा निष्पक्ष या अनबायस्ड होने और उन्हें पूरी आबादी पर लागू करने की संभावना बढ़ती है। ओके, आजकल टेक्नोलॉजी भी तो रिसर्च में बड़ा रोल निभा रही होगी। हाँ, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बड़े बड़े डेटा सेट में ऐसे पैटर्न ढूंढने में मदद कर रहा है जिन्हें इंसान शायद पकड़ न पाए। अच्छा, एआई भी? हाँ, मोबाइल ऐप्स और पहने जाने वाले डिवाइस, मतलब वियरेबल्स जैसे फिटनेस ट्रैकर वगैरह, उनसे रियल टाइम में डेटा इकट्ठा करना मुमकिन हो गया है। सही है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डेटा जनरेट कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल रिसर्च में हो सकता है। और क्लाउड प्लेटफॉर्म की वजह से दुनिया भर के शोधकर्ता मिलकर काम कर सकते हैं और डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। कोलैबोरेशन आसान हो गया है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी, डेटा की गुणवत्ता और नैतिकता। हाँ, ये जरूरी है। डेटा क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि हम चेक करें कि डेटा सही तरीके से दर्ज हो रहा है या नहीं, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी मानक प्रक्रियाएं होती हैं। SOPs, ओके। और नैतिकता, वो सबसे जरूरी है मेरे हिसाब से। शोध में भाग लेने वाले लोगों के अधिकार और सुरक्षा का ध्यान रखना सर्वोपरि है। इसका मतलब है उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, यानी उन्हें स्टडी के बारे में पूरी जानकारी देना और उनकी सहमति लेना। हाँ, सहमति जरूरी है। उनकी पहचान और जानकारी को गोपनीय रखना। किसी भी स्टडी को शुरू करने से पहले एक एथिक्स कमिटी या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB से मंजूरी लेना जरूरी होता है, जो ये देखती है कि स्टडी नैतिक रूप से सही है या नहीं। IRB अप्रूवल। हाँ, यहाँ हमेशा एक संतुलन साधना होता है, नई टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे उठाएं और साथ ही लोगों की प्राइवेसी और अधिकारों की रक्षा कैसे करें। तो इतने सारे तरीके और बातें हैं, आखिर कोई शोधकर्ता कैसे तय करता है कि कौन सा तरीका अपनाना है? ये तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, थोड़ा तो है, लेकिन ये कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो रिसर्च का मकसद क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं? क्या आप कुछ नया खोजना चाह रहे हैं या किसी जानी पहचानी चीज को मापना चाह रहे हैं? फिर आपके पास संसाधन कितने हैं, पैसा, समय, लोग, बजट और टाइमलाइन तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आपको किस तरह के डेटा की जरूरत है, गहराई वाली समझ या बड़े पैमाने के आंकड़े? और क्या उस क्षेत्र में कोई खास नियम कानून लागू होते हैं जैसे क्लिनिकल रिसर्च में होते हैं? हाँ, रेगुलेशंस। इन सब सवालों के जवाब मिलकर सही तरीका चुनने में मदद करते हैं। कोई एक तरीका हमेशा बेस्ट नहीं होता, सही तरीका आपके सवाल और हालात पर निर्भर करता है। तो आज हमने रिसर्च में डेटा संग्रह के कई पहलुओं को छुआ,
प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के फर्क से लेकर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तरीकों तक मिश्रित पद्धतियों की ताकत को समझा और क्लिनिकल रिसर्च की बारीकियों और नैतिकता के महत्व पर भी बात की। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई और बिग डेटा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, क्या डेटा संग्रह का मतलब बदल जाएगा? अच्छा सवाल है। क्या भविष्य में रिसर्च का मतलब सिर्फ इंसानों से जानकारी इकट्ठा करना ही होगा, या फिर मशीनों द्वारा खुद ब खुद पैदा किए जा रहे विशाल डेटा का विश्लेषण ही मुख्य काम बन जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो कौन सी नई नैतिक चुनौतियां हमारे सामने आएंगी जिनके बारे में हमें अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए? ये वाकई सोचने वाली बात है।